नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। भारत में कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं कई बार ये बात उठा चुका हूँ कि यूएस की कंपनियाँ और यूएस गवर्नमेंट भारत सरकार को के पीछे पड़ी हुई है और इस बात को लेकर पीछे पड़ी है कि अब भारत में जो सोशल मीडिया कंपनियां चलती हैं या जो सोशल मीडिया कंपनियां भारत में हैं, जैसे फेसबुक है, ख़ास तौर से फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, ये 4-5 बड़े ऐप हैं जो भारत को बहुत नुकसान देते हैं। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शन सरकार को, केंद्र सरकार को इशू किए। कहा कि मीडिया ट्रायल बंद किया जाए। कुछ मामले ऐसे आते हैं जिनमें मीडिया ट्रायल चल जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से भारत में बहुत कुछ गलत किया जाता है। ऐसे मामलों में जब भारत सरकार ने पीछे ट्विटर को कहा कि ये जो आप कैंपेन चला रहे हैं कोविड के मामले में, या जो लोग चलाते हैं भारत को बदनाम करते हैं, इनके ट्वीट्स गिरा दिए जाएं। इनके ट्वीट के मामले में भारत के कानूनों का पालन किया जाए। लेकिन आपको याद है कि उस समय भारत में वो ट्वीट गिरा दिए गए थे, डाउन कर दिए गए थे। फेसबुक ने भी वो डाउन कर दिए थे, लेकिन वाइट हाउस से स्टेटमेंट आया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम से, और परिणाम ये निकला था कि इन कंपनियों ने दोबारा वो चला दिए थे। जैसे रिज़ाइन मोदी चल गया था, जैसे बंगाल का इशू चल गया था, और खूब इतना प्रचारित किया गया, और कोविड को भी इतना प्रचारित किया गया कि जिससे भारत तो बिल्कुल तबाह हो गया। मैंने पीछे एक रिसर्च आपको प्रोवाइड की थी, और उस रिसर्च में मैंने कहा था कि अगर इन कंपैरिजन ऑफ यूएस हम कोविड की बात करेंगे तो यूएस, भारत में अब तक लगभग 40 से 50 लाख लोग मर जाने चाहिए थे, जिस रेशियो में यूएस में लोग मरे हैं। क्यों? क्योंकि यूएस में लगभग 9 से 10 लाख लोग मर चुके हैं, जबकि उनकी आबादी सिर्फ 30 करोड़ है और उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। उनकी जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी लगभग 97 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और हम 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र हैं, और इस 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में 135 करोड़ से ऊपर लोग रहते हैं। और अगर हम कंपेयर करें तो भारत में अब तक 50 लाख लोग मरने चाहिए, जो कि सरकारी आंकड़े के अनुसार लगभग 2.5 लाख है। और अगर हम ये माने कि सरकार का जो आंकड़ा है वो गलत है, तो हम 4 लाख के लगभग मान सकते हैं। 4 लाख 135 करोड़ में और 10 लाख 30 करोड़ लोगों में। आप सोच सकते हैं कि क्या रेशियो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि संसार में जो डेथ रेट है वो सबसे कम भारत में है, और भारत अभी बचा हुआ है। लेकिन वो सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया कि भारत को मोदी जी संभाल नहीं पाए, और ये कोविड का कारण मोदी जी हैं। पीछे एक सर्वे भी एनडीटीवी और उनके कुछ वंशजों ने करवाया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि सर्वाधिक लोग, जो जिन सर्वे वालों से कहा, सर्वाधिक लोग भारत में कोविड के लिए मोदी जी जिम्मेवार हैं और वो कोविड को नहीं संभाल पाए। ये सर्वे करवाकर खूब पब्लिश किए गए। इनकी रिपोर्टें विश्व के सभी कोनों में पहुंचाएगी। अब कल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों के बंद होने का नंबर आ सकता है। वो भारत सरकार डिसाइड करेगी कि उन्होंने कल 26 मई को क्या करना है। क्यों? क्योंकि 26 मई, 25 मई एक डेडलाइन दी गई थी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों को, और ये कहा गया था कि आपको क्या करना है, ऐसे रूल्स बनाने हैं। उन रूलों में एक भारत सरकार ने 25 फरवरी सन 2021 को एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नोटिफिकेशन किया था। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि हम कुछ गाइडलाइंस इशू करते हैं। इन गाइडलाइंस को नाम दिया गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इसके रूल्स बनाए गए, और इन रूल्स में बताया गया कि कैसे भारत में सोशल मीडिया चलेगी। हालांकि यूएस गवर्नमेंट या यूएस के हित, वो संसार में लगभग 12 कंट्रियों में सरकारें सोशल मीडिया के माध्यम से बदल चुके हैं। उनमें गद्दाफी जैसे लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है। ये बहुत कुछ संसार में फेसबुक ने किया।
यूएस गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर वो काम करते हैं। हमने ये चीज़ें, चाइना के ऐप बंद किए, चाइना की वेबसाइटें भारत में बंद की, क्योंकि हमने कहा कि वो जासूसी करते हैं, वो भारत में गलत फैलाते हैं, वो भारत में घृणा फैलाते हैं। लेकिन यूएस की कंपनियां भी उसी तरह का काम भारत में करती हैं। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि भारत की जो स्पीड है, जिसमें मूडी ने 14 से 15% प्रिडिक्शन किया था, और कोविड के बाद भी 9.5% का लगभग प्रिडिक्शन हुआ है कि भारत की स्पीड होगी। उन्होंने कहा 9 से 12% के लगभग भारत की जीडीपी हो सकती है, और अगर ये कोविड ना होता तो 15 से 18% के बीच में भारत की ग्रोथ रेट होती, क्योंकि भारत ने जो पिछले 6 साल में इकोनॉमिक सुधार किए हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तैयार हो गया है, वो अब प्रोडक्शन करना चालू कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, भारत में सॉफ्टवेयर कंपनियां बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, और जो आधुनिक चीज़ें हैं, हथियार बनाने की कंपनियों ने भारत में बहुत काम करना शुरू कर दिया है। उनके अब प्रोडक्शन चालू होने वाले हैं, और जैसे ही ये प्रोडक्शन चालू होंगे, ये अंदाज़ा है कि 2024-25 तक ये पूर्ण रूप से प्रोडक्शन में आ जाएंगी, लेकिन उनके कुछ प्रोडक्शन 2021-22 में शुरू हो जाएंगे। यानी कि भारत की ग्रोथ रेट बहुत है। तो मैंने कहा था कि ये पश्चिमी देश और अमेरिका अब भारत को टारगेट करने वाले हैं, जैसे उन्होंने कभी रशिया को टारगेट किया था, जैसे कभी उन्होंने चाइना को टारगेट किया था, और अब वो हमको टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत की ग्रोथ उनको पचाते नहीं बनेगी, और उनकी इकोनॉमी भी बड़े स्तर पर भारतीय लोग ही चलाते हैं। भारत का हिंदू समाज उनके यहाँ काम करता है, और इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो चलाते हैं। ऐसे मामले में सोशल मीडिया को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट किया था, जिसमें कहा था कि सोशल मीडिया में मॉनिटरिंग कमेटियां बनानी चाहिए। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कमेटियां, अब उस बात को लेकर हमने उस समय, जब मैं 370 के मीडिया को कैसे संभालेंगे ये विषय देख रहा था, तो बहुत सारे केसेस मीडिया के ऊपर हमने किए थे। इस पर इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड एक बैठता है भारत सरकार का। उस इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड में 6 या 7 मंत्रालय होते हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग होता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होता है। ऐसे 5-7 मिनिस्ट्रियों का के चीफ सेक्रेटरी बैठकर निर्णय करते हैं। क्या नहीं, इस मामले में भी इन सेक्रेटरियों ने बैठकर एक निर्णय लिया और ये रूल्स पास करवाए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने पारित किया। इस रूल की डेडलाइन 25 फरवरी को 2021 को किया था, और 3 महीने का समय इन कंपनियों को दिया था। उनमें कंप्लायंस करने वालों में केवल भारत का जो भारतीय ऐप है कू, उस प्लेटफॉर्म ने तो उसकी कंप्लायंसेस की हैं। यूट्यूब के पास पहले से रिड्रेसल बॉडियां हैं। जैसे आप YouTube के किसी मैटर पर रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिड्रेसल सिस्टम है उनका, और वो उस पर रिप्लाई करते हैं, सामने वाले को नोटिस करते हैं। नोटिस करने के बाद अगर उनको वो डाउन करना होता है तो वो डाउन करते हैं। अगर किसी की डुप्लीकेट पोस्ट डाली होती है और उसको कंप्लेंट करता है, रिपोर्ट करता है, तो उसको स्टक डाउन कर देते हैं, चैनलों को बंद करते हैं, उनका रेवेन्यू ट्रांसफर करते हैं। ये सब कुछ यूट्यूब तो करता है। इवन यूट्यूब पर जब आप मैटर डालते हैं तो यूट्यूब आपके मैटर को क्रॉस चेक करने के बाद एक वार्निंग भी देता है। उस वार्निंग में आपसे क्वेश्चंस पूछता है, और डबल चेकअप का उन्होंने टैग लगा रखा है, जिसमें आपको वो कहते हैं कि एज पर द रूल्स, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स आप कंप्लायंस करते हैं और आपने इसको डबल चेक कर लिया है। ये चिल्ड्रंस वीमेंस के खिलाफ नहीं है, ये देश की पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, और ब्ला ब्ला ब्ला। तो उनके पास तो सिस्टम है, लेकिन फेसबुक में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो रिपोर्टिंग तो करवाते हैं लेकिन दोनों का कम्युनिकेशन नहीं करवाते हैं। कंप्लेनेंट और जो इन्फॉर्मेंट है, इन दोनों का नहीं करवाते। और ऐसा ही ट्विटर पर भी हम नहीं कर पाते हैं, ऐसा हम व्हाट्सएप पर भी नहीं कर पाते हैं। तो भारत सरकार ने इन रूल्स में गजट करके बाकायदा पब्लिश किया था और कहा था कि आपको अपने यहाँ कुछ सेट बनाने पड़ेंगे, वेबसाइट पर एक रिड्रेसल बॉडी बनानी पड़ेगी। उस रिड्रेसल बॉडी में जो ग्रीवेंस हैं उनके लिए एक मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी। लोग आपको कंप्लेंट करें इस मामले में कि क्या इस मामले में
कोई देश के खिलाफ कानूनों का प्रकरण तो नहीं आया है, ऐसा तो नहीं भारत विरोधी गतिविधियां आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाई जा रही हों, या भारत के कानूनों का उल्लंघन हो रहा हो, या कॉपीराइट का वायलेशन हो रहा हो, किसी के अधिकारों का वायलेशन हो रहा है, किसी की तस्वीर बिना अथॉरिटी के चलाई जा रही हो, किसी की वीडियो बिना अथॉरिटी के चलाई जा रही हो, या किसी का मैटर बिना उससे अनुमति लिए चलाया जा रहा हो, या कॉपी पेस्ट मैटर हो रहा हो किसी एक साइट से उठाकर दूसरी साइट पर और फेसबुक पर चलाया जा रहा हो या ट्विटर पर चलाया जा रहा हो, इन चीज़ों के ग्रीवांस किसी के होंगे तो आपको उस पर एक बटन बनाना पड़ेगा। उस बटन में ग्रीवांस के लिए पूरा सिस्टम लिखना पड़ेगा ताकि लोग उस पर लिख सकें, और 36 घंटे के अंदर, यानी कि अगर किसी ने कोई कंप्लेंट किया है तो 36 घंटे के अंदर उसका कॉग्निजेंस आपकी अथॉरिटी ले, भारत सरकार नहीं ले, आपकी अथॉरिटी उस पर कॉग्निजेंस ले, और अगले 15 दिन के अंदर उसको जो भी एविडेंस चाहिए हैं, जो नोटिस इशू करने हैं, उन 15 दिन में उसको डिस्पोज कर दे। डिस्पोजल करने के बाद उसको दोनों पार्टियों को इन्फॉर्म करे कि आखिर क्या किया है। इस विषय को लेकर आपके यहाँ एक बाकायदा भारत में एक बॉडी बैठेगी। इस बॉडी से उस बॉडी का फोन नंबर और इस बॉडी का एड्रेस आपको लिखना होगा, ताकि अगर किसी की ग्रीवांस हैं और वो ग्रीवांस से संपर्क करना चाहता है तो उस पर संपर्क भी पूर्ण रूप से हो जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक लॉ इन्फोर्समेंट के लिए बॉडी आपको बनानी पड़ेगी, एक आपको वहाँ यहाँ पर पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म के लिए अगर भारत सरकार या किसी प्रदेश की सरकार आपको कहती है, आपसे कुछ डेटा मांगती है, तो वो डेटा आप तुरंत प्रोवाइड कर सकें। अगर आपको वो रिक्वेस्ट करती है कि ये ट्वीट या ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट को डाउन किया जाए, सामने वाले को नोटिस किया जाए, ये सब के लिए आपको यहाँ पर एक बॉडी बनानी पड़ेगी, और उस बॉडी को 24/7 संपर्क भारत सरकार के पास हो या प्रदेशों के पास हो, या जो हमारे यहाँ की इन्फोर्समेंट बॉडी है, कोई पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती है या कहीं और कोई सिस्टम से होती है, तो वो आपको एक्सेस कर सके और इन पर कंट्रोल कर सके। इनसे ये भी कहा गया कि आप जो ट्वीट डाउन करेंगे उनको 180 दिन के लिए अपने डेटा सेंटर पर प्रिजर्व करेंगे, ताकि उस पर अगर कोई केस फाइल किया गया है तो उन केसेस के लिए वो आप डेटा ओरिजिनली सरकार के या जो पुलिस सिस्टम है या जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, उस इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को वो डेटा आसानी से प्रोवाइड कर सकें। ये व्यवस्था जो आपको बताई गई है, इस व्यवस्था को अगले 3 महीने के अंदर आपको करना है। आप इंटरमीडियरीज हैं, और इंटरमीडियरीज के मामले में अगर किसी ने कोई पोस्ट डाली है और किसी दूसरे को ख़राब लगी है, तो जिसको ख़राब लगी है उसको ये अनुमति होनी चाहिए कि वो उस पर रिपोर्टिंग सिस्टम करते हुए जो भी एविडेंसेस चाहिए वो ऑनलाइन एविडेंसेस प्रोवाइड कर सके। ये सारी व्यवस्था इन पर तय की गई है और 3 महीने का टाइम दिया गया। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि कॉमन कॉज के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा कि हमारे देश में मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर होने चाहिए। मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर पर केंद्र सरकार ने 2012 में भी एक नोटिस किया था। फिर स्मृति ईरानी जी जिस समय IT मिनिस्टर थी, तो हम लोगों ने जब उनको लिखा तो उन्होंने 2017 में भी एक गाइडलाइन जारी की थी, और उस गाइडलाइन में उन्होंने कहा था कि हर प्रदेश में के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर बनाना है। इस पर हमने बहुत सारे प्रदेशों को उस समय RTI की थी। लगभग सभी प्रदेशों ने हमें रिप्लाई दिया कि हमने सब डिस्ट्रिक्टों में एक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर बना दिया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये आदेश किए गए थे, लेकिन प्रैक्टिकली चरितार्थ नहीं होता कि कोई मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर बना हुआ है। लेकिन आप अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को संपर्क करेंगे और उस पर RTI डालना शुरू करें कि आपके पास मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर एज पर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार कौन है और कहाँ हम अपनी ग्रीवेंसेस फाइल कर सकते हैं, उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि प्रदेश लेवल पर मीडिया मॉनिटरिंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीडिया मॉनिटरिंग और सेंट्रल लेवल पर मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार के पास मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के तहत उनकी मिनिस्ट्री में बने हुए हैं।
और राज्यों में डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो बनाई हुई है मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, वहां पर जाकर आप उसकी कंप्लेंट कर दीजिए। अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैटर है तो वो उसको डिस्पोज करेंगे, अगर वो प्रदेश लेवल का मैटर है तो ये मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है, ये आपका डिटेल, कोई अखबार, कोई वीडियो, कोई मैटर, कोई चस्पा किया हुआ मैटर, कोई पब्लिश किया हुआ मैटर, जो भी आपने वहां पर दिया है वो आपसे फिजिकली लेकर उस पर एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करके जो भी डेटा उनके पास होगा वो प्रदेश, चूंकि प्रदेश लेवल का है तो प्रदेश की मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर पर भेज देंगे। प्रदेश मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर उसको डिसाइड करेगा और अगर वो केंद्रीय सरकार के क्षेत्र में आता है तो प्रदेश की जो मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर है वो केंद्र की मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत जो बनी हुई है उसको भेज देंगे। मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर उसको लगता है कि ये डिफेमेटरी है, ये भारत के जो कानून हैं उनके खिलाफ है, ये भारत की व्यवस्था पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो फिर वो उस मामले में इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड उसको भेज देते हैं। इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड उस चैनल को नोटिस करता है या उस मीडिया एजेंसी को नोटिस करता है या उस पार्टी को नोटिस करता है। अगर बड़ा मैटर है तो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड उस पर डिसाइड करता है कि इस चैनल को बंद कर देना है, इन अखबारों को बंद कर देना है, इस पब्लिकेशन हाउस को बंद कर देना है, इस मैगजीन को बंद कर देना है। अगर ये ना सुधरे तो उसको वो नोटिस करता है और जो भी कार्रवाई करनी होती है वो करता है। इसके अतिरिक्त अगर वो नहीं सुधरते तो फिर इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड उनको बंद करने के अलावा उसके पास ये भी चारा रहता है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर इनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस भारतीय कानूनों के तहत फाइल किए जाएं और इनको जेलों में ठूसने का काम शुरू कर दिया जाए। यानी कि इंटरमीडिएट मीडिया सेंटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खासतौर से रहता है क्योंकि वहां कोई और काम नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना मैटर प्रिपेयर करती है, जैसे आप एनडीटीवी को कहें वो फीचर्स चलाता है, उन फीचर्स में पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा वो चलाते रहते हैं देश के विरुद्ध। तो ऐसे मामलों में इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड उस पर डिसाइड करता है। लेकिन सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया ट्रायल न चलाया जाए, उसके लिए 2020 में भी एक जजमेंट किया था। उससे पहले हर वर्ष सुप्रीम कोर्ट में एक ना एक केस आता है जिसमें वो केंद्र सरकार को लिखते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। उनको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को ये ऑर्डर किया था और ये रूल्स पास किए थे, इसको गजट किया था बाकायदा। मैं उस गजट को ये जो अपना लेक्चर है, इस लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डालूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको क्लिक करिए और सीधा सरकार के गजट साइट पर, ई गजट साइट पर पहुंचिए और वहां उस गजट को पूरा पढ़ सकते हैं कि आखिर केंद्र ने क्या क्या नियम दिए थे। अब मजे की बात यह है कि ऐसे मामलों में इन सभी को भारत में वो मीडिया मॉनिटरिंग के लिए अपने यहाँ कुछ ग्रीवेंस सेल्स बनानी थी, कुछ उनके अधिकारी बिठाने थे और उनके बाद भारत सरकार को देना था और भारत सरकार किस पर कॉग्निजेंस ले, कैसे कॉग्निजेंस ले, इसके लिए भी व्यवस्था करनी थी। अभी तक कू को छोड़कर, यूट्यूब के पास पहले से था, कू को छोड़कर किसी ने भी अनाउंस नहीं किया है कि उन्होंने ऐसी कोई सेल बनाई है, उन्होंने ऐसा कोई ऐप बनाया है, उन्होंने वेबसाइट पर ऐसा कुछ चस्पा किया है और ग्रीवेंसेस के लिए कोई अथॉरिटी बिठाई है, ग्रीवेंस सॉल्व करने के लिए अथॉरिटी बिठाई है। मैं समझता हूं कि अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार गाइडलाइंस का समय पूरा होने के बाद अधिकार रखती है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो बैन कर दे और भारत में चलने से मना कर दे। अब इसमें समस्याएं आएंगी कि आम आदमी ये नहीं जानता कि देश में सोशल मीडिया के ये जो विदेशी प्लेटफॉर्म हैं ये बहुत कुछ आतंक फैलाते हैं। हमारे देश के लोग जाने अनजाने में उनको शेयर करते हैं क्योंकि उनकी गुस्सा होती है, लेकिन देश का माहौल खराब कर देते हैं। इस पूरे ऑर्डर में एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात केंद्र सरकार ने इस रूल्स में कही थी वो ये कहा था कि ओरिजिनल पोस्ट किसकी है इसकी सूचना देना अनिवार्य करना पड़ेगा। यानी कि अगर वो पोस्ट पाकिस्तान से चली थी तो आपको बताना पड़ेगा कि ये पोस्ट पाकिस्तान से चली, और अगर वो किसी और देश से चली थी तो उसका ओरिजिन कंट्री आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि जो मीडिया मॉनिटरिंग के कुछ
कंपनियां भारत में काम करती हैं, कुछ सोशल कंपनियां काम करती हैं, वो जब मीडिया मॉनिटरिंग करती हैं तो भारत के विरुद्ध जो ट्वीट आते हैं, फेसबुक की पोस्टें आती हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे की पोस्टें आती हैं, वो उनमें 90% पोस्टें पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और ब्रिटेन या अमेरिका से जारी होती हैं और वो भारत में एक आइडिया देकर छोड़ दिया जाता है। फिर हमारे यहाँ तो बेवकूफ़ों का कोई कमी नहीं है, वो शेयर शेयर एंड शेयर करते रहते हैं जिससे माहौल ख़राब होता है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर तो केंद्र सरकार ने बना रखे हैं प्रिंट मीडिया के लिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, लेकिन सोशल मीडिया के लिए सोशल मीडिया को ही इंटरमीडिएट बनाते हुए ये जो ऑर्डर किया है कोर्ट भारत सरकार ने, इसकी कंप्लायंस कल पूरी होनी चाहिए। हालांकि एक बड़ा दुखद समाचार फेसबुक ने दिया और उन्होंने कहा कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पक्षधर हैं। अरे भैया, भारत के कानूनों के ऊपर आप फ्रीडम के लिए पक्षधर हैं? तुम इस देश के बाप हो क्या कि तुम बताओगे भारत में फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? भारत में संविधान है, भारत में कानून है, भारत में सिस्टम है। जो भी हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में पास करके रखा, भारत में कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो तय करेगा कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। अब क्या फेसबुक तय करेगा? लेकिन याद रखने की बात है कि अगर इन प्लेटफॉर्म्स को कल बंद करने का सरकार करती है और ये प्लेटफॉर्म ये कहते हैं कि नहीं हम तो चला कर रहेंगे, भारत में अफरा तफरी फैल सकती है, भारत विरोधी लोग रोड पर उतर सकते हैं और भारत सरकार को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए देश को तैयार रहना चाहिए कि भारत में ये कंप्लायंसेस हो सकें और ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस केंद्र सरकार ने लगाए हैं वो रिस्ट्रिक्शंस वहाँ फॉलो हो सकें। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत के विरुद्ध पोस्टें डाली जाएंगी और देश का माहौल ख़राब, देश के कानूनों का उल्लंघन करने वाली पोस्टें डाली जाएंगी। इस बात को आपको इन मीडिया कंपनियों को समझना होगा, नहीं तो भारत से इनको जाना होगा। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि भारत जैसे कू ऐप चल रहा है, वैसे ही भारत की कंपनियों को प्योर भारतीय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों को अंत करने का समय आ गया है और ये संभव है कि केंद्र सरकार इनको बंद कर दे। बस इतना सा फ़र्क है कि हमारे देश में आज की तारीख में अभी कोई अच्छे ऑल्टरनेट नहीं हैं, जिसके कारण से केंद्र सरकार भी इन पर एक्शन लेने से डर रही होगी। मुझे लगता है कि भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियां इस विषय पर उतरेंगी। मैं कुछ लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, जिनको मैंने कुछ आइडियाज़ दिए हैं और कहा है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बनाओ। ऐसे कई ग्रुप भारत में एक्टिव हैं, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़े हैं और बड़े प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इन पर मैटर है, बहुत ज़्यादा इन पर लोड है। इसलिए भारत में कई एक कंपनियों को, कई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, कई एक डेवलपर्स को काम करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप भी इसमें कुछ मदद करना चाहते हैं, कुछ समय देकर भारत को बचाना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे मेल एड्रेस पर जो कमेंट बॉक्स में दिया है, उस मेल एड्रेस पर मुझे अपना बायोडाटा भेज सकते हैं। मैं आपसे क्या मदद ले सकता हूं या आपको क्या मदद कर सकता हूं, इस पर हम पूर्ण विचार करेंगे। तब तक देखते हैं कि ये कंपनियां अब इस कंप्लायंसेस के लिए क्या करती हैं और भारत सरकार इस पर क्या स्टेप लेती है। थैंक यू वेरी मच।